Okay, good morning everyone. So today we'll start with essential elements of a valid contract. ठीक है? We are starting with essential elements of a valid contract. आपका स्टैंडिंग ऑफर तक हो चुका है? ओके, अब ये ना कुछ सिंपल चीजें हैं. हम जब सब हेडिंग ही पढ़ लेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑलरेडी. ठीक है? Let's read. In order to be a valid contract, an offer must have the following essential elements. मतलब क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए आपको कौन से एसेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है? सो यहाँ पर देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल्स. इस आंसर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वैलिड ऑफर. नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट इज अ ऑफर. करेक्ट? ऑफर का अगर मैं एक छोटा सा क्विकली एग्जांपल दूं, सो इट मींस दैट आई एम ऑफरिंग यू टू परचेस माय वॉच और परचेस माय लैपटॉप. तो ये मैंने आपको ऑफर दे दिया. करेक्ट? सो एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की नीड है. ठीक है? लेट अस सी द फर्स्ट वन. द ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनिट. मतलब क्या? अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला दैट विल यू परचेस माय वॉच. तो इसमें क्लियर कट समझ रहा है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है. व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर इन दिस ऑफर व्हिच आई एम गिविंग यू? द सब्जेक्ट मैटर इज माय वॉच. करेक्ट? तो आपको समझ रहा है मेरे ऑफर से कि मैं क्या सेल करना चाह रही हूं. राइट? व्हाट आर माय इंटेंशंस. करेक्ट? सो क्या लिखा है सब हेडिंग में? द ऑफर मस्ट बी क्लियर. लेट अस रीड. अब ना हर पॉइंट के साथ एक अटैच्ड एग्जांपल है विच मेक्स इट मोर अंडरस्टैंडेबल. ठीक है? एग्जांपल देखो. द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी क्लियर, सर्टेन एंड डेफिनिट. इट शुड नॉट कंटेन एनी अनक्लियर, वेग और एम्बिगुअस टर्म्स. मतलब क्या? ऑफर जानने के बाद कुछ कंफ्यूजन अराइज नहीं होना चाहिए. सो बेटर क्या होगा कि आप जब ऑफर दे रहे हो ना, वो क्लियर होना चाहिए. दैट शुड बी टू द मार्क वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड कर लिया. करेक्ट? सो आई एम रेडी टू सेल माई लैपटॉप. आर यू रेडी? आर यू विलिंग टू परचेज? करेक्ट? तो मैंने आपको मेरा इंटेंशन बता दिया, मैंने आपको मेरा सब्जेक्ट मैटर बता दिया. करेक्ट? देखो एग्जाम्पल. Mr. A offers to sell Mr. B one of his cars. क्या लिखा है? One of his cars. ये लिखा है क्या कि कौन सी कार? नहीं लिखा है. क्या लिखा है? One of his cars. आगे देखो. Here the subject matter, that is the car, is not clear. है ना? This can lead to confusion. So it is not a valid offer. समझा आपको कि इसको वैलिड बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है? अब इसको वैलिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेंशन दैट विच कार यू आर सेलिंग. है ना? अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? वन ऑफ हिज कार्स. अब हो सकता है, कहाँ गया? वन ऑफ हिज कार्स. तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए के पास देर आर मल्टीपल कार्स. तो वो बी को जाके बोलता है दैट आई एम रेडी टू सेल वन ऑफ माई कार. तो यहाँ पर बी को डाउट ऑफकोर्स आएगा. What do you mean by one of my car? कौन सी कार? है ना? There are hundreds of cars. Which one are you ready to sell? तो यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज हुआ. इसलिए क्या कह रहे हैं कि जब आप ऑफर दे रहे हो ना, मेक श्योर दैट इट इज क्लियर व्हेन इट कम्स टू द एटलीस्ट सब्जेक्ट मैटर. है ना? तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है, सो व्हाट माइट हैपन, दे माइट गिव यू सच एग्जांपल. है ना? ये आपको ऐसे एग्जांपल देंगे. आपको प्रूफ करना है कि क्या ये वैलिड ऑफर है या क्या ये वैलिड ऑफर नहीं है. है ना? देखो कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच हैज मल्टीपल सब क्वेश्चंस. है ना? एक मार्क के, और फिर वो सम अप करके यहाँ पर राइट हैंड साइड में 5 मार्क्स लिखा होगा. राइट? तो उस केसेस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये आ सकता है दैट दे विल गिव यू वन एग्जांपल एंड यू हैव टू फाइंड वेदर इट्स अ वैलिड ऑफर और नॉट. ठीक है? आपका आंसर किस पर डिपेंड करेगा कि क्या उसमें पार्टीज का नाम दिया हुआ है. चलो यहाँ पर ये एग्जांपल में पार्टीज का नाम है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. ठीक है? सो फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे वेदर पार्टीज का जो नेम है इज इट गिवन. और सेकंड सबसे रूलिंग चीज क्या आती है?
कि सब्जेक्ट मैटर क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, वन ऑफ हिज कार्स, तो इज द सब्जेक्ट मैटर क्लियर, नहीं, कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, ठीक है। सो इट्स दिस कंडीशन प्लस दिस कंडीशन, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए टू फॉर्म अ वैलिड ऑफर, करेक्ट। सिर्फ अगर पार्टीज का नाम दिया है और सब्जेक्ट मैटर में कंफ्यूजन है तो ये इनवैलिड बन जाता है, इनवैलिड ऑफर, ठीक है। सो इट इज दिस प्लस दिस, पार्टीज का नाम भी दिया होना चाहिए क्लियरली, और पार्टीज क्या एक्सचेंज करना चाह रही हैं जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी क्लियर कट देना चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों के बेसिस पर यू विल डिसाइड whether an offer is valid or not, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। The offer must be capable of creating a legal relationship, ठीक है। Let us read this. It is a general presumption that social or domestic offers do not intend to create legal relation, ठीक है। इसको बस highlight कर लो. I will give you one example to understand this line. Yeah, I think recorded lectures में भी था, correct. Now I'm giving you one example. You tell me whether it is a legal relationship or whether it is a social relationship, ठीक है। सुनो, आपको किसके बीच में चूज करना है, क्या रिलेशनशिप लीगल है या क्या रिलेशनशिप सोशल है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों ऑप्शंस लिख दिए हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, टेल मी। नाउ सपोजिटली आई एम कॉलिंग यू फॉर डिनर, ठीक है, एंड यू डू नॉट शो अप। माय क्वेश्चन टू यू इज, कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट यू, yes or no? Of course not. Now tell me why I can't do so. इसके पीछे क्या रीजन है? I am calling you for the dinner, ठीक है, आप you do not show up. Exactly, because it is not a legal relationship ना, it is a social relation, right? तो यहाँ पर क्या लिखा है highlighted part में, जो मैंने highlight किया है, that domestic offers या social offers do not intend to create a legal relation, है ना। तो अब यहाँ पर आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे विच वी विल डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ दैट। मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता देती हूँ दैट देयर वाज दिस हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एंड हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को दैट आई विल गिव यू वन नेकलेस ऑन योर बर्थडे, ठीक है, बट देन ही डिड नॉट गिव। तो अब वाइफ नाराज हो गई एंड शी गोज टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस। तो आपको ये बताना है कि कैन शी डू सो, ठीक है, वो जो केस फाइल करना चाहती है क्या ये वैलिड है। तो आपका रीजन क्या होगा, firstly it is a social arrangement, it is a domestic offer which do not intend to create a legal relation, ठीक है। so वो जो केस फाइल करना चाहती है वो फाइल कर ही नहीं पाएगी इन द फर्स्ट गो, ठीक है। तो जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट आपको रीजन वो क्यों फाइल नहीं कर सकती है वो अभी से ही पता होना चाहिए। आंसर क्या, इट इज अ डोमेस्टिक ऑफर, ठीक है। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल, Mr. A offers to give his house on rent to Mr. B at a monthly rent of 10,000. अच्छा, अब सिर्फ ये एक लाइन पढ़ के इसमें कोई सोशल एस्पेक्ट नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं। इसलिए देखो आगे क्या लिखा है, दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, राइट, इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन and the intention of both the parties is to create a legal relation, so the offer is a valid one, ठीक है। तो ये he is giving his house on rent, ठीक है, और कितना रेंट ले रहा है वो 10,000। तो दिस इज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन और अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी ने गड़बड़ कर दी तो द सफरिंग पार्टी कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस, ठीक है। तो इसमें कोई सोशल या डोमेस्टिक एस्पेक्ट नहीं आता है। ओके, अगेन दिस कैन कम फॉर 1 मार्क कि आपको ये जज करना है कि ऐसा आपको कोई तो ट्रांजैक्शन दे देंगे, आपको ये बोलना है कि दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ओके, done in the normal business, hence the intention of the parties is to create a legal relation. तो अगर even if one party breaches या एक पार्टी ने कोई डिफॉल्ट कर लिया आगे चल के, तो जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डोमेस्टिक या सोशल एस्पेक्ट एब्सेंट है, ठीक है। जब डोमेस्टिक एस्पेक्ट एब्सेंट रहेगा तब जाके लीगल रिलेशन बनेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। Okay, look at the next point. The offer must be made with the intention of obtaining the consent. ये सुनो,
with the intention of obtaining consent of the offeree and not merely disclosing the intention of making an offer. मतलब क्या? अब एक होता है ऑफर देना. ऑफर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. नाउ टुडे आई एम टेलिंग यू दैट आई एम विलिंग टू सेल माय वॉच, विल यू परचेज? क्वेश्चन मार्क. करेक्ट. तो यहाँ पर मैंने आपको इंटेंशन बता दिया मेरा कि मुझे अपनी वॉच बेचनी है. और सेकंड चीज मैंने क्या बता दी, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो. करेक्ट. तो यहाँ पर आई एम गिविंग यू द ऑफर, है ना. तो जब डोंट यू थिंक दैट व्हेन अ ऑफर इज मेड द सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. Correct. I am willing to sell my watch. Are you ready to purchase it? Or are you interested in purchasing the same? Correct. तो जो भी एक ऑफर का सेंटेंस रहेगा ना, स्टेटमेंट रहेगा, वो खत्म कहां से कैसे होगा? एक क्वेश्चन मार्क से. करेक्ट. Supposedly, by understanding this point, the offer must be made with the intention of obtaining consent. अब ये क्या कहना चाहते हैं? Supposedly, मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ. क्या कह रही हूँ? मेरी ना इच्छा है कि मैं अपनी वॉच बेच दूं. तो यहां पर मैंने ना आपको सिर्फ अपना इंटेंशन बताया. मैंने आपको ये पूछा क्या दैट आर यू रेडी टू परचेज इट? नहीं. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कह रही हूं कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है दैट मैं अपनी वॉच सेल कर दूं. तो आप ये सुनकर मे बी यू रिएक्ट, मे बी यू डोंट रिएक्ट. करेक्ट. क्वेश्चन ये है दैट एम आई मेकिंग एन ऑफर ओवर हियर? नो, आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग माई इंटेंशन. करेक्ट. तो ये क्या कह रहे हैं? इंटेंशन को डिस्क्लोज करना और ऑफर देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. जब मैं ऑफर दूंगी, मेरा स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. और ऑफर कैसे देते हैं? विल यू परचेज माई वॉच? क्वेश्चन मार्क. इसे कहोगे ऑफर. mere intention of disclosing the offer is not an offer. ठीक है. अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मेरी जो वॉच है वो बहुत पुरानी हो गई है ना, और इच्छा है कि मैं इसको बेच दूं, राइट. क्या हम इसे ऑफर कहेंगे? द आंसर इज नो. ठीक है. तो क्या लिखा है? वापस से सर सब हेडिंग पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड. It should not be merely disclosing the intention of making the offer. अगर ऑफर कर रहे हो तो आपको पूछना है ऑफरी से दैट विल यू परचेज, है ना. सिर्फ इंटेंशन डिस्क्लोज करना ऑफर नहीं कहलाता है. ओके. लुक एट द पॉइंट नंबर 4. द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है. पढ़ लेते हैं. एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और इट कैन बी इम्प्लाइड थ्रू बिहेवियर, एक्शंस, कंडक्ट ऑफ द ऑफरर. ठीक है. वी ऑलरेडी नो दिस कि ऑफर या तो आप शब्दों से करोगे और मे बी थ्रू एनी, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या क्या लिखा है? बिहेवियर, एक्शन, कंडक्ट ऑफ द ऑफरर. अब ये कैसे होगा? वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. व्हाट इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर? कि जस्ट बिकॉज एन ऑफर इज इम्प्लाइड डज नॉट मेक इट इनवैलिड, है ना. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफर एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है. इम्प्लाइड कैसे होगा? थ्रू बिहेवियर, एक्शंस और कंडक्ट. ठीक है. अब वो एक्चुअली में कैसे डिस्प्ले होगा हमको इसमें नहीं जाना है. ओके. सो अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन आता है दैट ऑफरर मेड द ऑफर थ्रू इम्प्लाइड मोड, इज दिस अ वैलिड ऑफर? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, because an offer can be expressed or it can be implied. Just because an offer is implied does not make it invalid. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो. अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. पॉइंट नंबर 5, इसको एक स्टार मार्क कर लो. द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. इसको पहले हाईलाइट कर लो सब हेडिंग को. द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ठीक है. चलो यहाँ पर ये जो एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट केस लॉ दिया हुआ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. करेक्ट. मैं आपको पहले ये जो केस है उसके फैक्ट्स समझा देती हूँ. ठीक है. फिर आप आपके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना. देन वी विल रीड द एंटायर केस. ठीक है. नाउ अगेन रीड द सब हेडिंग फर्स्ट. क्या लिखा है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ठीक है. अब सुनो पूरी कहानी. नाउ देयर वाज दिस पर्सन, ओके, जिसकी डॉटर गुम हो जाती है. ठीक है. ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ. जिसकी डॉटर गुम हो जाती है
ठीक है। तो उनके घर पे एक नौकर है जो काम करता है, ठीक है। तो ये जो दिस मदर, ये मदर वो नौकर को बोलती है, सर्वेंट को बोलती है कि यू गो एंड फाइंड द डॉटर, पता नहीं कहाँ चली गई है, ठीक है। तो ये तो निकल जाता है, वो टू फाइंड द किड। कौन निकल जाता है? सर्वेंट। सर्वेंट गोज आउट एंड नाउ ही इज सर्चिंग द डॉटर, ओके, इन एवरी जो भी ये है विसिनिटी में। नाउ मीनवाइल दिस मदर goes in some lane and sticks a poster, और वो पोस्टर पे ये लिखा है कि जो भी मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसे 10,000 मिलेंगे, ठीक है। ये इसकी जो मॉम है, इसने कब जाके स्टिक किया? व्हेन द सर्वेंट तो पहले ही चला गया था, सर्वेंट तो सुबह ही चला गया था उसको ढूंढने के लिए, ठीक है। अब से आफ्टर 2-3 hours दिस मदर goes to some lane and sticks the poster of her daughter, और वो कहती है कि जो भी मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसे मैं रिवॉर्ड में 10,000 दूंगी, ठीक है। इतना समझा है आपको? तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सर्वेंट तो पकड़ लो ऐसे, सुबह 10 बजे ही चला गया, ठीक है। सुबह 10 बजे ही चला गया उसको ढूंढने के लिए। फिर ये जो मदर है, मदर ने पोस्टर कब चिटकाया? से एट 1 PM, ठीक है। और पोस्टर में क्या लिखा था? उसको रिवॉर्ड मिलेगा 10,000 का, जो भी मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा। सर्वेंट 10 बजे चला गया और उसकी मम्मी ने 1 बजे पोस्टर चिटकाया, ठीक है। अब what happened is that say at 6 o'clock 6 PM this servant वो बेटी को ढूंढ के लेके आता है, ठीक है। फाइनली हु ब्रिंग्स द डॉटर? द सर्वेंट finds the daughter and brings her home, ठीक है। कब? 6 बजे। now the question over here is was the servant aware of this 10,000 rupees? बताओ, yes or no? Was the servant aware about the 10,000 rupees of reward जो मिलने वाला था उसे, जो उसकी बेटी को ढूंढ के लाएगा? नहीं पता था, करेक्ट। अब ये उसकी वो जो सर्वेंट है वो बेटी को लेके आता है घर पे 6 बजे, और उसको बाद में पता चलता है कि ऐसा भी कोई ऑफर था, ठीक है। तो वो बोलता है उसकी मदर को दैट आई फाइनली फाउंड योर डॉटर एंड बॉट हर होम, ठीक है। तो नाउ यू गिव मी 10,000 रुपीज, क्योंकि मैं ढूंढ के लेके आया ना, तो ये रिवॉर्ड का हकदार कौन होगा? मैं ही रहूंगा, राइट। So the question over here is, will he get this reward? क्या उसे ये 10,000 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सी फाइनली तो कौन ढूंढ के आया? सर्वेंट ही ढूंढ के आया, करेक्ट। नहीं मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने सब हेडिंग में क्या पढ़ा है? जो ऑफर आप दे रहे हो ना, वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मतलब क्या? इफ द सर्वेंट वांट्स टू क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज, ही शुड बी अवेयर ऑफ द ऑफर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। क्या उसे ऑफर के बारे में कुछ भी पता था? जब उसने ये जो छोटी बच्ची है, जब इसने इसको ढूंढा, ठीक है, जब ये इसको घर लेके आया, तो क्या इसे पता था कि ये 10,000 मिलने वाले हैं? और डिड ही फाइंड द डॉटर विद द इंटेंशन ऑफ रिसीविंग द रिवॉर्ड? नो, उसे तो कुछ पता ही नहीं था रिवॉर्ड के बारे में, करेक्ट। बिकॉज वो तो सुबह 10 बजे चला गया था, इसने तो 1 PM पे पोस्टर लगाया, करेक्ट। और पोस्टर में लिखा था कि 10,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। So he did not, he wasn't aware regarding this reward, correct? तो क्वेश्चन ये है that will he get the reward? The answer is no. क्यों? क्योंकि जो ऑफर था वो सर्वेंट को पता नहीं था। तो अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो, make sure it is communicated, ठीक है। So now that you have understood the case कि सर्वेंट को पैसे नहीं मिलेंगे फाइनली, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर फैक्ट्स, इश्यूज और डिसीजन है। Now read this on your own. See whether you are able to understand the language. Next point देखो अब, point number 6. The offer may be conditional. क्या लिखा है?
विच आर द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड ओवर हियर? मे बी। कंपल्सरी बोल रहे हैं क्या कि कंडीशनल होना चाहिए? नहीं, इट इज मे बी। कंडीशनल हो भी सकता है, कंडीशनल नहीं भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल? अगर आपको सोगा आपने किया होगा अच्छे से, सो कंडीशन से हमें एक एग्जाम्पल याद आता है जो हम हमेशा लेते हैं, दैट इज एडवांस का। करेक्ट? कि मैं अगर आपसे टुडे इफ आई एम परचेसिंग गुड्स फ्रॉम यू एंड यू कीप अ कंडीशन दैट यू हैव टू पे मी 500 रुपीज इन एडवांस, तो यहां पर सेलर ने एक कंडीशन रख दी। करेक्ट? तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ कंडीशनल अरेंजमेंट या अग्रीमेंट और वट एवर इट इज। ठीक है? सो कंडीशनल का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी कोई कंडीशन रखती है या दोनों पार्टीज कंडीशंस रखते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है कंडीशनल अग्रीमेंट। ठीक है, लेट्स रीड। द ऑफर मे कंटेन, हाँ मे कंटेन, जरूरी नहीं है कि कंडीशंस होने ही चाहिए। क्या लिखा है? मे। द ऑफर मे कंटेन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस which will be binding on the offeree। ऑफरी कौन होता है? जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो अगर ऑफरर ने कोई कंडीशंस रखे हैं तो उसे फुलफिल कौन करेगा? ऑफर री करेगा। या अगर ऑफर री ने कोई कंडीशंस रखे हैं तो उसे फुलफिल कौन करेगा? ऑफरर। करेक्ट? ठीक है। Now look at the example. Mr. A offers to sell his two-wheeler to Mr. B for rupees 25,000। तो यहाँ पर A कौन हो गया? ऑफरर, और B कौन हो गया? ऑफरी। ठीक है? On the condition that B pays an advance of rupees 10,000, है ना? तो यहाँ पर A ने क्या लिखा है? That I will sell you my two-wheeler for rupees 25,000 provided you give me advance of rupees 10,000। है ना? 10,000 का आप एडवांस दे दो। तो यहाँ पर ये ऑफर को क्या कहेंगे? ऑफर कैसा है? कंडीशनल ऑफर है। ठीक है? जिस ऑफर में कंडीशंस नहीं होते हैं उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है? तो अनकंडीशनल नहीं कहेंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट होगा। सो ईदर एन ऑफर विल बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या? जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होते हैं, जो सिंपल ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आपको टू व्हीलर बेचा, आपने मुझे पैसे दिए। करेक्ट? देयर इज नो कंडीशन ओवर हियर। तो ऐसे ऑफर को क्या बोलेंगे? इट इज एन एब्सोल्यूट ऑफर। और जिस ऑफर में कंडीशंस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कंडीशनल ऑफर है। अगर मैंने कोई कंडीशंस रखे हैं और यू हैव केप्ट सम कंडीशन और वी बोथ हैव केप्ट सम कंडीशंस टुवर्ड्स ईच अदर, सो दैट ऑफर बिकम्स अ कंडीशनल ऑफर। ठीक है? ओके, सो यहाँ पर उसने 25,000 में ही इज रेडी टू सेल द मोटर टू व्हीलर, ओके, ऑन द कंडीशन दैट B pays an advance of how much? 10,000 immediately. ठीक है? Here the offer with the condition is valid provided the condition is communicated to B at the time of offer or before his acceptance। मतलब क्या? एक छोटी सी चीज जो हमें इसमें क्या समझती है कि अगर ऑफरर, है ना, जो ऑफर देता है, अगर ये कोई कंडीशंस रख रहा है तो इसे ऑफरी को बताना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कब बताना है? बिफोर मेकिंग द ऑफर। क्या कब बताना है? बिफोर मेकिंग द ऑफर। देखो क्या होता है ना, सपोजिटली अब ऑफरर ने एक कंडीशन रख दी, ठीक है, पर उसने ऑफरी को बताया नहीं है ना, वो बाद में बताएगा। सो डोंट यू थिंक ऑफरी के साथ धोखा हो रहा है? अगर यही चीज, अगर यही कंडीशन ऑफरी को पहले पता होती, सो इट वुड हैव हेल्प्ड हिम टू take the decision whether to accept the offer or whether to reject the offer। करेक्ट? तो इफ देखो, कंडीशन रखना बुरी बात नहीं है, कंडीशन आप रखो, है ना। ऑफरर कैन ऑल्सो कीप द कंडीशंस, ऑफरी ऑल्सो कैन कीप द कंडीशंस। पॉइंट क्या है कि कंडीशंस रख रहे हो ना, तो सामने वाले पर्सन को बता दो बिफोर हिज एक्सेप्टेंस या बिफोर मेकिंग द ऑफर, है ना। एक बार एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, सो देन यू कैन नॉट कीप एडिशनल कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए हैं कि आपको कब तक बताना है कंडीशन, ईदर बिफोर मेकिंग द ऑफर, करेक्ट, या सॉरी यहाँ क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर और बिफोर हिज एक्सेप्टेंस, है ना। जब तक चीज फाइनलाइज हो, है ना, व्हेन द थिंग्स आर वर्क इन प्रोग्रेस, तभी आप बता दो इफ यू आर कीपिंग अ कंडीशन, या उसके एक्सेप्टेंस आने से पहले आप अपने कंडीशंस बता दो।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बाद में ऐसा लगे कि यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर इफ यू आर कीपिंग सम कंडीशंस, है ना। हो सकता है यहाँ पर इसके पास 10,000 नहीं हो लिक्विड में, है ना, ही डज नॉट हैव 10,000, राइट। तो होगा क्या, फिर अगेन क्लैशेस होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। सो इफ यू आर कीपिंग सम कंडीशंस, make sure that they are well communicated to the offeree at the time of making the offer, or rather before his acceptance comes, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन दी गई है, तो इसको हाईलाइट करके रखो, ठीक है। सो अभी हमने क्या पढ़ा, द ऑफर मे बी कंडीशनल, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखो, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। देखो सपोजिटली आपके पास ना कोई वाउचर है ना, यू हैव सम वाउचर। तो यहाँ पर वाउचर में सपोज आपका नाम लिखा होगा, कितने का वाउचर है, यहाँ पर रुपीज लिखे होंगे, और एक छोटी सी चीज क्या लिखी होती है ना, कि यहाँ पर एक स्टार मार्क किया जाता है और यहाँ पर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, करेक्ट। आपने भी देखा होगा इसे नीचे एक स्टार ये रहता है स्टार मार्क, एंड देन इट इज रिटन टीएनसी अप्लाई, ठीक है। तो अब मैं इसको मान लेती हूँ दैट ये जो पेज है, ये जो वाउचर है, ये फ्रंट पेज है, ठीक है। ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में यूजुअली क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है, कितने का वाउचर है ना, और नीचे एकदम छोटे से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। अब ये हो गया फ्रंट पेज वाउचर का। अब यहाँ पर मैं नीचे बनाती हूँ बैक पेज, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाती हूँ बैक पेज, मतलब इसका बैक साइड इन शॉर्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका बैक साइड बना दिया, तो दिस इज द बैक पेज, ठीक है। अब बैक पेज में क्या लिखा होगा, जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, करेक्ट। अब अगर आपको इतना समझा है कि वाउचर का ये फ्रंट पेज है, ठीक है, यहाँ पर नीचे फ्रंट पेज पे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो मैंने बनाया है दिस इज द बैक साइड ऑफ द सेम वाउचर, ठीक है। दिस इज द बैक साइड ऑफ द सेम वाउचर, ठीक है। बैक साइड में क्या लिखा होगा, यहाँ पर ये जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है वो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। सपोज देयर आर 3 स्टेटमेंट्स इन टोटल, ठीक है। अब ये हो गया केस नंबर 1। माय क्वेश्चन टू यू इज, ये यहाँ पर वाउचर मेरे हाथ में है, ठीक है, नीचे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ओके। पीछे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्टेड हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सपोजिटली अगर मैं वाउचर को टर्न बैक करके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ती हूं, तो इसमें गलती किसकी होगी, कंपनी की गलती होगी या मेरी गलती होगी, बताओ। If I do not turn the voucher and read all the terms and conditions which are listed over there, then who is at default? Am I at the default or is the company at default? Right? I will be responsible for not reading the terms and conditions. सोच लो, सोच के आंसर बताओ। Who will be responsible? Company will be responsible or I will be responsible? फ्रंट पेज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और ऐसा भी लिखा है टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस फ्लिप द वाउचर, ऐसा भी लिखा हुआ है, बताओ। बट स्टिल आई डू नॉट फ्लिप इट एंड आई डू नॉट रीड दीज 3 to 4 कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। सो हु इज एट फॉल्ट? आई एम एट फॉल्ट, ठीक है। सिंपल वाली बात है, ठीक है। अब मैं इसमें से एक चीज को डिलीट करूंगी, ठीक है, एंड देन यू हैव टू टेल मी वेदर हु विल बी एट फॉल्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं डिलीट क्या कर रही हूं। क्या डिलीट किया मैंने, जो नीचे एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो मैंने चीज को डिलीट कर दिया। बाकी पूरा वाउचर वैसा का वैसा है, फ्रंट पेज पर नाम लिखा है, नीचे अमाउंट लिखा है, पीछे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिस्टेड हैं, पर सिर्फ लिखा क्या नहीं है, यहाँ पर वो जो एस्ट्रिक मार्क था ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। दिस इज नॉट रिटन। नाउ टेल मी हु इज एट फॉल्ट। अच्छा, पीछे वाउचर के पीछे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं,
in all statements, but on the front page they have not highlighted the fact that पीछे terms and conditions हैं जो apply होंगे. मैं क्या बोल रही हूँ वापस सुन लो. On the front page of the voucher they have not highlighted that कि जो पीछे front page पर जो सारे terms and conditions हैं वो apply हो रहे हैं. So in that case I do not flip the voucher and I do not read the terms and conditions. ठीक है, तो इसमें गलती किसकी होती है? कंपनी की गलती होती है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने फर्स्टली लिखा नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जो उनको लिखना चाहिए था. दे हैव नॉट हाईलाइटेड दैट टर्म्स एंड कंडीशंस विल अप्लाई, नीदर दे हैव रिटन इट. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा ये पॉइंट क्या, इट इज रिटन हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन, ये केस का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ, जैसे अभी हमने पढ़ा ना लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये वैसा है, इसको साइटेशन कहते हैं. हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन के केस में यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखा गया था. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स, क्योंकि आपको डायरेक्टली एग्जाम में दे कैन आस्क दैट कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आपको सिर्फ पॉइंट दे देंगे. तो आप सिर्फ इतना नहीं लिख सकते हो कि भाई केस को अवॉइड कर लो, इतना लिखोगे तो मैक्स टू मैक्स 1 मार्क मिलेगा. सो जिस पॉइंट के साथ जो केस अटैच्ड है वो आपको लिखना ही लिखना है, देयर इज नो ऑप्शन. मैं आपको क्लियर कट फर्स्ट यूनिट में ही बता दे रही हूँ. ठीक है, एंड देयर आर ओनली 7 to 8 केस लॉज इन द इंटायर ऑल 6 यूनिट्स. ठीक है, तो ऐसे कोई लोड वाली बात नहीं है, जितना फ्रीक्वेंटली आप पढ़ोगे उतना ज्यादा वो आपको समझ जाएगा. एंड दो वो जो साइटेशन के केसेस है ना हेंडरसन में, वो भी लर्न हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू द कंटेक्स्ट. ओके, इफ द ऑफर कंटेन्स स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेम आर कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, है ना. ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि अगर आप कोई कंडीशंस रख रहे हो तो सामने वाले को बताओ. यहाँ पर भी सिमिलरली वही पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हो तो उसको पहले बता दो. ठीक है, क्या लिखा है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एट द टाइम ऑफ द ऑफर इटसेल्फ. करेक्ट. आगे देखो, ऑफरी इज नॉट बाउंड बाय द टर्म्स कम्युनिकेटेड आफ्टर हिज एक्सेप्टेंस. करेक्ट. देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं तो आपको कम्युनिकेट कब करना है? एट द टाइम ऑफ ऑफर. करेक्ट. कब कम्युनिकेट करना है? ऑफर बनाते वक्त ही बता दो कि ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको चलेगा क्या. राइट. सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर ओनली कम्युनिकेट योर टर्म्स एंड कंडीशंस. उसके अगर ऑफर कर लेते हो, वहां से एक्सेप्टेंस आ जाता है, उसके बाद इफ यू आर कम्युनिकेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो कंप्लाई करना ऑफरी के हित में नहीं है. ठीक है, ऑफर इज नॉट लाइबल टू फुलफिल दोस टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर केप्ट बाय द ऑफरर आफ्टर एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग बहुत एसेंशियल फैक्टर है. देख लो वापस से, रीड द सेंटेंस अगेन. क्या लिखा है? Offeree is not bound by the terms communicated after his acceptance. ठीक है. Now look at the case law. For example, Henderson versus Stevenson. देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको वाउचर का एग्जांपल दिया. मिस्टर ए परचेज द स्टीमर टिकट. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टीमर टिकट बना लेती हूँ. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द स्टीमर टिकट, दिस इज द बैक साइड. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है. ही परचेज द स्टीमर टिकट ऑन द बैक ऑफ विच वर मेंशन्ड कंडीशंस. तो ये मैंने बैक पेज लिखा है. करेक्ट. तो क्या लिखा है? बैक पेज पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे. ओके, आगे देखो क्या लिखा है. वन ऑफ द कंडीशन excluded the liability of the company for loss, injury or delay to the passengers or their luggage. तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में देखो अक्सर लिखा होता है ना कि अगर आप कोई सामान आप अपने साथ लेके आ रहे हो और अगर वो सामान गुम हो जाता है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी. ठीक है, यह बहुत इनफैक्ट
even at many places it is written that take care of your own belongings. ठीक है, अगर आपके belongings गुम हो जाएंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, we are not gonna compensate. तो बेटर क्या रहेगा कि आप अपने belongings की केयर खुद करो, करेक्ट? तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशंस ऐसा लिखा था कि अगर आपका लगेज गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या इंजरी हो जाती है, कुछ भी XYZ, सो कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, आगे देखो क्या हुआ. ओके, हावेवर, देखो यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे केस में. However, there was nothing on the face of the ticket to draw A's attention to the conditions which are printed back. देखो मैंने आपको क्या लिखा था, फर्स्ट पेज पर जो फ्रंट पेज होता है वहां पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा होता है, TNC अप्लाई, करेक्ट, ये लिखा होता है. यहां पर आपको क्या लिखा है, देयर वॉज नथिंग ऑन द फेस ऑफ द टिकट टू ड्रॉ एज अटेंशन. मतलब ये जो चीज थी ना ये एब्सेंट थी, ये नहीं लिखा था दैट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. फेस ऑफ द टिकट पर ये चीज नहीं लिखी थी, इट वॉज एब्सेंट. ठीक है, आगे देखो क्या हुआ. A never looked at the bag, and so he was not aware of the conditions. His luggage was lost. It was held that A was entitled to claim compensation in spite of exemption clause because there was no intention. ये यहाँ से highlight करो, because there was no indication on the face of the ticket about the conditions which are mentioned at the back. अच्छा, अब हुआ क्या, देखो मैंने आपको क्या कहा है कि जो फेस ऑफ द टिकट है ना उसमें ये चीज लिखी होनी चाहिए दैट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन क्या लिखा था कि अगर आपकी बिलोंगिंग्स गुम हो जाते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लिखा हुआ था एट द बैक ऑफ द टिकट. पर जो फेस ऑफ द टिकट था ना उस पर ये चीज नहीं लिखी थी दैट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये नहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था. और यहाँ पर मिस्टर ए ने भी फ्लिप करके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े. तो गलती किसकी होगी, ये हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है दैट हु विल बी एट फॉल्ट, द कंपनी विल बी एट फॉल्ट. क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा है दैट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो उसके बाद इसका लगेज गुम हो जाता है. ठीक है, हिज लगेज वाज लॉस्ट. तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपनी कॉम्पनसेशन देगी. द आंसर इज यस, बिकॉज इट डिड नॉट ड्रॉ एनी अटेंशन टू फ्लिप द पेज एंड रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस. हाँ, अगर यही लिखा होता एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे दैट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई और उसके बाद भी उसका लगेज गुम हो जाता तो कंपनी लायबल नहीं होती. ठीक है, कंपनी क्या बोलती कि भाई एक तो हमने लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लस बैक ऑफ द टिकट पर ये भी लिखा है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपके कोई बिलोंगिंग्स गुम हो जाते हैं तो. ठीक है, बट हुआ क्या है, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये 3-4 शब्द नहीं लिखे हैं. अगर उसके बाद किसी का कोई लगेज गुम हो जाता है तो कंपनी को पे करना पड़ेगा. ठीक है, सो लास्ट में क्या लिखा है, देयर वाज नो इंडिकेशन ऑन द फेस ऑफ द टिकट अबाउट द कंडीशंस व्हिच आर प्रिंटेड एट द बैक. ठीक है, हेंस द ऑफरर हैज टू टेक अप्रोप्रिएट एफर्ट्स टू ब्रिंग द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी. अच्छा, यहाँ पर आप क्या हर ऑफरी को बताओगे कि यार पीछे ना टर्न करके देखना, नहीं, आपको बस बेसिक करना क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एट द फेस ऑफ द टिकट क्या लिखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. फिर सबकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है कि वो जो टिकट है उसको फ्लिप करके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें. ठीक है, बट अगर कंपनी ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई शब्द नहीं लिखती है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी. ठीक है, जस्ट टेल मी दैट हाउ मेनी यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस केस. जो पार्ट मैंने हाईलाइट करने के लिए कहा है उसको बस अंडरलाइन कर लो so that later you at least read the highlighted part. yes, सबको समझा है केस क्या है, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन. yes, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं, देयर वाज नथिंग ऑन द फेस ऑफ द टिकट टू ड्रॉ अटेंशन, टू ड्रॉ एज अटेंशन. ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्ट क्या था, हिज लगेज वाज लॉस्ट, है ना, गुम हो गया. हेंस तो डिसीजन क्या निकला, ए वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन इन स्पाइट ऑफ द एग्जेम्पशन क्लॉज. मतलब क्या, टिकट के पीछे भले ही लिखा हो दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लगेज, फिर भी
कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज देयर वॉज नथिंग रिटन ऑन द फेस ऑफ द टिकट। ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, और अगर एग्जाम में भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बेसिकली आपका जो आंसर है वो किस पर डिपेंड होगा? आपको एक ही चीज देखनी है कि क्या फेस ऑफ द टिकट पर लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये लिखा हुआ है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर फेस ऑफ द टिकट पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखा है तो कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव कॉम्पनसेशन जिसका जिसका लगेज गुम हो गया है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो, द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच मे बी अज्यूम्ड एज एक्सेप्टेंस। ठीक है, सुनो, अब मैंने आपको एक लेटर लिखा है, ठीक है, लेटर में ये लिखा है कि मैं अपनी वॉच बेचना चाहती हूँ, ओके, डू यू वांट टू परचेस, तो ये ऑफर हो गया है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो गया। अच्छा, मैंने लास्ट में एक और चीज लिखी है कि अगर तुमने मुझे 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं ऐसा मान लूंगी दैट इट इज अ यस फ्रॉम योर साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंफ्यूजन? यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हम क्या समझते हैं कि अगर तुम मुझे 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देती हो तो मैं ऐसे समझ लूंगी कि तुम्हारी तरफ से ना है ना, हम यूजुअली ये समझते हैं। यहाँ पर मैं उल्टा बोल रही हूँ कि अगर तुम मुझे 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देती हो ना तो मैं ऐसे अज्यूम करूंगी कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। So don't you think this is something which is, not logical, right? Okay, let us read the example. देखो, Mr. A writes a letter to B offering to sell his car for rupees 3 lakhs and also states that if B does not reply within 3 days, A shall assume that the offer is accepted. बताओ, अगर तुम मुझे 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं अज्यूम कर लूंगी कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। देखो लास्ट में क्लियर कट क्या लिखा है, ऑफर इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, तो यूजुअली हम कैसे फ्रेम करते हैं दैट इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी विद इन अ वीक आई शैल अज्यूम दैट यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, है ना, ये समझ जाता है। पर यहां पर तो मैं उल्टा बोल रही हूं दैट इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी विद इन अ वीक आई विल अज्यूम दैट इट इज अ यस फ्रॉम योर साइड, है ना। तो ये ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, ओके, रीड द ये सेंटेंसेस पढ़ो। द ऑफर, द ऑफरर while making the offer cannot tell the offeree that if the offeree does not communicate his acceptance within specific days, the offerer will assume that the offeree has accepted it, है ना। तो आप उल्टी चीज नहीं कर सकते हो, है ना। मैक्स टू मैक्स आप क्या बोल सकते हो, that if you do not reply me within 5 days I shall assume that it's a no from your side। करेक्ट, हम ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पर मैं उल्टी चीज बोल रही हूँ दैट इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन टू मी विद इन 5 days आई शैल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ये कौन बोलता है, राइट? सो हेंस दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द इजीएस्ट फॉर्म। यस, एग्जाम्पल से समझ रहा है कि ये पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, what if he says a yes? Yes for what? यस बोल सकेगा या नहीं बोल सकेगा वो दूसरी बात है। मैंने आपको कल एक ये बताया था, फ्लो चार्ट बताया था, क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है, इसको प्लस करके क्या बन जाता है? प्रॉमिस। करेक्ट, सुनो, अब अगर वो यस कहता है, कौन? ऑफर ही, यही पूछ रहे हो ना आप। एक्सेप्टेंस पर जाने के लिए ऑफर क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए ना। यहाँ पर ऑफर ही वैलिड नहीं है, तो अगर वो सामने से हाँ भी कहता है तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफर ही तुम्हारा इनवैलिड है, तो एक्सेप्टेंस वैलिड कैसे होगा? करेक्ट, सो टू रीच टू एक्सेप्टेंस यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एटलीस्ट ऑफर इज वैलिड। यहाँ पर लास्ट लाइन में क्लियर कट क्या बोला है?
this is not a valid offer. So how are you, drawing your this flowchart? Offer plus acceptance is promise, correct? To reach promise, the offer should be valid and the acceptance should be valid. अगर आपका starting ही invalid है, तो आगे कैसे बढ़ोगे? Correct? Got it? Yes. चलो सबको समझाए सारे essentials offer के? तो अगर you read this answer completely twice, है ना, और बाद में जाके अगर आप सिर्फ सब हेडिंग भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपको खुद से होके you will understand the content की लिखना क्या है. Okay. Also make sure to give examples. जितना ज्यादा examples दोगे उतने ज्यादा I would say it would be clear for the examiner to understand that how much you have understood. है ना. अब देखो ये पॉइंट नंबर 7 में एग्जाम्पल नहीं है. अच्छा ये एग्जाम्पल है बट दे हैव गिवन यू इन द केस फॉर्म, है ना. तो जिसमें केस है उसमें केस लिखो, जिसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें एग्जाम्पल्स लिखो, है ना. तो क्या होगा ना, देखो अब यहाँ पर पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, अगर आप देखते हो तो ये तो सिर्फ 2 लाइन के. एग्जाम्पल के वजह से इट हैज बिकम अ गुड पैराग्राफ. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग द एग्जाम्पल. इवन व्हेन आई एम टेकिंग द टेस्ट, ऐसे प्रिपेयर करो जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, है ना. डू नॉट फिल्टर योर स्टडीज. ठीक है. चलो, I'll see you all tomorrow. We'll continue with this and hopefully in 2 to 3 days we'll complete this particular unit. ठीक है.